हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, घर पर होंगे और इस समय लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे। मैं देवेंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा से आपके लिए ऑनलाइन क्लास लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन क्या है। जैसा कि हम DBMS के अंतर्गत हम इस समय पढ़ रहे हैं कि एक डाटाबेस टेबल को नॉर्मलाइज कैसे कर सकते हैं, डाटाबेस को आसान कैसे बना सकते हैं, डाटाबेस की जो रिडंडेंसी है, डाटाबेस की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उसे हम कम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए DBMS में बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक यूज़ की जाती है जिसे हम डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या है और इसमें कौन कौन से रूल्स प्रोवाइड किए गए हैं। नॉर्मलाइजेशन रूल्स गाइडलाइन या टेक्निक का एक सेट होता है। नॉर्मलाइजेशन एक वैज्ञानिक विधि है जिसके द्वारा कॉम्प्लेक्स टेबल स्ट्रक्चर को सिंपल टेबल स्ट्रक्चर में परिवर्तित किया जाता है और टेबल में रिडंडेंसी को कम करने व डाटाबेस इनकंसिस्टेंसी को हटाने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो कर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। इससे यह भी ध्यान रखा जाता है कि नॉर्मलाइजेशन के समय इंफॉर्मेशन का कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो आपको बताई गई है कि नॉर्मलाइजेशन विभिन्न प्रकार के रूल्स या गाइडलाइन का एक सेट होता है जिसके माध्यम से हम किसी भी डाटाबेस टेबल के स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सकते हैं और एक कॉम्प्लेक्स डाटाबेस टेबल के स्ट्रक्चर को हम आसान टेबल स्ट्रक्चर में परिवर्तित कर सकते हैं। हम एक डाटाबेस टेबल को नॉर्मलाइज इसलिए करते हैं कि हमारे डाटाबेस टेबल में जितने भी प्रकार के समस्याएं हैं, एनोमलीज हैं, उन समस्याओं को कैसे कम किया जाए और डाटाबेस को आसान बनाया जा सके। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो डाटाबेस में अगर डाटाबेस कुछ रूल्स का फॉलो नहीं कर रही है और इंटीग्रिटी और रिडंडेंसी को कंट्रोल नहीं कर रही है तो उस समय हमारे डाटाबेस टेबल में कई प्रकार की एनोमलीज हो सकती हैं, समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि इंसर्शन एनोमलीज, डिलीशन एनोमलीज और अपडेशन एनोमलीज। ये तीनों ही ऐसी समस्याएं हैं जो डाटाबेस को कॉम्प्लेक्स बनाती हैं और डाटाबेस की रिलायबिलिटी को कम करती हैं, डाटाबेस के इंटीग्रिटी को कम करती हैं। तो इन तीनों ही समस्याओं, इन तीनों ही एनोमलीज के पैदा होने का कारण है डाटाबेस टेबल में रिडंडेंसी। तो जैसा कि मैंने बताया कि टेबल में रिडंडेंसी को कम करने और डाटाबेस की इनकंसिस्टेंसी को हटाने के लिए कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं जिन्हें नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। और यदि हमें यह नॉर्मलाइजेशन करना है तो यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम टेबल को नॉर्मलाइज करें उस समय हमारे किसी भी टेबल का डाटा नॉर्मलाइज होते समय प्रभावित ना हो, डाटा का लॉस नहीं हो। नेक्स्ट देखते हैं। जो डाटाबेस को डिज़ाइन करते समय हमने यूज़ किया है वह डुप्लीकेट इशू और इनकरेक्ट डाटा इशू को हटाता है और अच्छी तरह से डिज़ाइन के लिए भी डाटाबेस की मदद करता है। नॉर्मलाइजेशन से कई लाभ होते हैं जैसे कि फास्ट सॉर्टिंग, इंडेक्सिंग, क्लस्टरिंग आदि की जा सकती है। टेबल स्ट्रक्चर को सिंपल बनाने का कार्य भी किया जा सकता है। किसी भी डाटाबेस डिज़ाइन को अच्छा बनाने के लिए हम रूल्स को फॉलो करते हैं। तो देखिए क्या है कि अगर प्रश्न ये आता है कि हम डाटाबेस में नॉर्मलाइजेशन क्यों करते हैं, तो अभी हमने बताया कि डाटाबेस की रिडंडेंसी को हटाने के लिए, डाटाबेस की एनोमलीज को हटाने के लिए, डाटाबेस में जो इनकरेक्ट डाटा है, इनकरेक्ट डाटा के इशू हैं, उन इशू को हटाने के लिए हम टेबल में नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस अप्लाई करते हैं। और इसके अलावा भी कुछ लाभ हैं कि अगर डाटा हमारा नॉर्मलाइज रहेगा तो उसमें सॉर्टिंग आसानी से हो सकेगी, इंडेक्सिंग आसानी से हो सकेगी और जो डाटा का एक्सेस है वो हमारा उतना ही
आसान होता जाएगा। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि इसमें दिया है पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, तो स्टूडेंट आपको बता दें कि जितने भी प्रकार के नॉर्मलाइजेशंस होते हैं, प्रत्येक नॉर्मलाइजेशन में कुछ रूल्स दिए गए हैं, कुछ नियम दिए गए हैं, और उस नियम को फॉलो करने के लिए यह नॉर्मलाइजेशन रूल को लगभग 5 रूल्स में विभाजित किया गया है, जिन्हें हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट आपको बता दें कि एक BCNF भी नॉर्मल फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, जो कि BCNF नॉर्मल फॉर्म को हम 3.5 नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म या नॉर्मलाइजेशन का फर्स्ट रूल क्या आदेशित करता है। तो नॉर्मल फॉर्म का फर्स्ट रूल यह दर्शाता है कि एक रिलेशनल टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तब होती है जब कॉलम की सभी वैल्यू एटॉमिक होती हैं या उसमें रिपीटिंग वैल्यू नहीं होती है। और इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि टेबल में कोई डुप्लीकेट रो नहीं होना चाहिए, एक सेल में सिंगल वैल्यू भी होना चाहिए, और उस कॉलम में एंट्री का जो फॉर्मेट है वो एक जैसा होना चाहिए। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म या नॉर्मलाइजेशन का पहला रूल कहता है कि आपकी डाटाबेस टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तभी हो सकती है, तभी विभाजित हो सकती है जब वह टेबल में रिडंडेंसी ना हो, टेबल में डाटा की डुप्लीकेसी ना हो और प्रत्येक सेल में सिंगल वैल्यू स्टोर की गई हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म। किसी भी टेबल या रिलेशन को सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तब कहा जाता है जब वह फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की सभी कंडीशन या सभी ज़रूरत को पूर्ण करता हो और सभी नॉन की एट्रीब्यूट पूरी तरह से प्राइमरी की एट्रीब्यूट पर डिपेंड हो। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म की पहली कंडीशन ये है कि जो अभी आपको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जो रूल्स बताए गए हैं वह रूल्स सभी फॉलो होना चाहिए। तो पहली कंडीशन है कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना ज़रूरी है। दूसरी कंडीशन है कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में बनाने के लिए जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट हैं, नॉन की फील्ड हैं, वह सभी नॉन की फील्ड की एट्रीब्यूट या प्राइमरी की एट्रीब्यूट पर आधारित होना चाहिए, उस पर डिपेंड होना चाहिए। अर्थात मान लीजिए आपकी डाटाबेस टेबल में 10 फील्ड हैं और 10 फील्ड में एक प्राइमरी की फील्ड रोल नंबर है, तो बाकी के जो 9 फील्ड हैं वो रोल नंबर पर डिपेंड होना चाहिए, क्योंकि बाकी जो 9 फील्ड हैं वो नॉन की एट्रीब्यूट हैं और रोल नंबर जो है वो प्राइमरी की एट्रीब्यूट है। तो बाकी के 9 एट्रीब्यूट प्राइमरी की एट्रीब्यूट पर डिपेंड होना चाहिए। थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है कि कोई भी टेबल या रिलेशन तब थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होती है जब वह सेकंड नॉर्मल फॉर्म के सभी रूल्स को, सभी कंडीशन को पूरा करता हो और उसमें ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी ना हो। तो देखिएगा यहाँ पर क्या बताया गया है कि नॉर्मलाइजेशन के थर्ड रूल की पहली कंडीशन क्या है कि वह टेबल, वह रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। पहली कंडीशन है कि वह सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या दी गई है कि उस डाटाबेस रिलेशन में ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब क्या है कि यदि ए डिपेंड है बी पर, यदि पहला फील्ड डिपेंड है बी पर और बी डिपेंड है सी पर, तो ए जो है वो सी पर इस तरीके से ट्रांजिटिव डिपेंड कहलाएगा। मतलब यदि पहला फील्ड दूसरे पर डिपेंड है और दूसरा तीसरा पर डिपेंड है,
तो ये निश्चित होगा कि जो पहला फील्ड है वो तीसरे पर कहीं न कहीं से डिपेंड होगा, तीनों ही एक दूसरे से लिंक होंगे। तो इस प्रकार की जो डिपेंडेंसी है वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहलाती है। अभी इसके पहले मैंने बताया कि पहला फील्ड या दूसरा फील्ड पहले पर डिपेंड हो, दूसरा फील्ड अगर पहले पर डिपेंड हो तो वो नॉर्मल डिपेंडेंसी है, लेकिन तीसरा फील्ड दूसरे पर डिपेंड हो और दूसरा पहले पर डिपेंड हो तो ये जो है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहलाती है। तो इस प्रकार की डिपेंडेंसी अगर होती है तो उसे हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड नॉर्मल फॉर्म कहता है कि उसमें ट्रांजिटिव फंक्शन डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है BCNF, जिसे हमने बताया कि बायस कोड नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं, और इस बायस कोड नॉर्मल फॉर्म को तीसरे नॉर्मल फॉर्म का एडवांस कहा गया है, जिसे हम 3.5 नॉर्मल फॉर्म भी कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, BCNF चौथा नॉर्मल फॉर्म नहीं है, कभी भी इसको ऐसे मत लिखिएगा। BCNF को या तो BCNF ही लिखिए, या और समझना है तो 3.5 नॉर्मल फॉर्म कह सकते हैं। इसकी क्या कंडीशन है कि BCNF नॉर्मल फॉर्म तभी हम मानेंगे जब वह थर्ड नॉर्मल फॉर्म की सभी कंडीशन को फॉलो करता हो। और दूसरी महत्वपूर्ण कंडीशन क्या है कि अगर BCNF में आपको टेबल विभाजित करना है तो BCNF में तभी माना जाएगा जब कोई भी एट्रीब्यूट या टेबल के जो एट्रीब्यूट हैं वो सुपर की पर डिपेंड हो। अब यहाँ पे सुपर की को मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, सुपर की क्या है और भी आप सर्च करके पढ़िएगा। सुपर की क्या है, एक प्रकार की कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है। सुपर की एक प्रकार का कंपोजिट ऐसा की होता है जिसके माध्यम से दो फील्ड को कंबाइन किया जाता है, और दो फील्ड को कंबाइन करने के पश्चात ऐसा एट्रीब्यूट तैयार किया जाता है जो पूरे रिलेशन को पूरे रिलेशन को आइडेंटिफाई कर सके। यदि हम प्राइमरी की से पूरे एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो दो ऐसे एट्रीब्यूट हम यूज़ कर सकते हैं जो कि सुपर की के नाम से जाने जाएंगे। तो दो एट्रीब्यूट को जब हम सुपर की के रूप में डिफाइन करेंगे तो वह सुपर की पूरे रिकॉर्ड को, पूरे टपल को आसानी से आइडेंटिफाई कर सके। तो BCNF कहता है कि वह रिलेशन को हम BCNF में मानेंगे जब वह सभी फील्ड उसके क्या है, सुपर की पर फंक्शनल डिपेंड हो। फिर चौथा नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है कि एक रिलेशन को, एक टेबल को हम फोर्थ NF में कहेंगे जब वह पूर्णतः थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हो, पूर्णतः थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हो। और थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बाद अगली कंडीशन है कि वह मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी ना हो उसमें। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म के दो रूल्स हैं। पहला रूल्स कहता है कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होना ही चाहिए, और दूसरा रूल्स कहता है कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म के साथ में उसमें मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा फील्ड ना हो जो दो फील्ड पर डिपेंड हो। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा फील्ड ना हो जो कि कम से कम दो फील्ड पर डिपेंड होना चाहिए, तो उसे मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी कहते हैं। तो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है कि 3NF भी होना चाहिए और मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। नीचे बताया भी गया है कि एक टेबल में एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट होते हैं। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट को इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसको भी ध्यान से पढ़िएगा कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी के क्या एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में क्या बताया गया है कि एक रिलेशन को फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में कहेंगे जब वह फोर्थ नॉर्मल फॉर्म की सभी कंडीशन को फॉलो करता हो। तो पहली बात तो क्या है कि फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में तब कहेंगे जब वह फोर्थ नॉर्मल फॉर्म की सभी कंडीशन को फॉलो करता हो। और दूसरी विशेषता क्या है कि यह टेबल को फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में तब मानेंगे जब वह टेबल को और भी डिकम्पोज या और भी विभाजित
नहीं किया जा सकता हो, और अगर विभाजित किया जा सकता है तो उसमें लॉस होना चाहिए या उसका डाटा प्रभावित होना चाहिए। मतलब क्या दिया है, टेबल में कोई नॉन लॉस डिकम्पोजिशन ना हो। नॉन लॉस डिकम्पोजिशन का मतलब है कि इस प्रकार का विभाजन नहीं हो जिससे कि हम और भी विभाजित कर सकें और डाटा प्रभावित भी ना हो। मतलब अब उसको और भी विभाजित नहीं किया जा सकता हो। जैसे मैंने बताया कि किसी भी व्यक्ति का नेम को हम फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम में तो विभाजित कर दिए, लेकिन अब हम नेम को और विभाजित करें तो नेम को फर्स्ट और लास्ट में तो पहले विभाजित कर चुके हैं, अब नेम को और विभाजित करेंगे तो क्या होगा, उसका डाटा लॉस होगा। तो पांचवा नॉर्मल फॉर्म कहता है कि डाटा इस प्रकार का होना चाहिए कि उसको और विभाजित नहीं किया जा सकता हो, और अगर विभाजित होता है तो उसका लॉस होना चाहिए, अर्थात नॉन लॉस डिकम्पोजिशन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से हमने आपको नॉर्मलाइजेशन के 5 रूल्स बताए हैं, जिसको ध्यान से पढ़िएगा, और हो सकेगा तो मैं अगले वीडियो में फिर से इसको रिवाइज करके आपको दिखाऊंगा। ओके, थैंक यू।